तो वहाँ भी कुछ जड़ी बूटियां थी, वहाँ से भी वो कुछ जड़ी बूटियां ले गए, बंदर पूंछ से भी। तो पूंछ के अग्नि को शांत करने के लिए जब वो समुद्र के किनारे गए तो समुद्र देवता ने उनसे प्रार्थना बर्फ किया होती थी। अब हर साल बर्फ कम होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया ये जेवी फ्रेजर गए थे, उसके 2 साल बाद, ये तो 1815 में गए थे, उसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है, कैमरे में अमित भाई और साथ में हमारे आज गोपाल भारद्वाज जी। और आज हम नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे बंदर पूंछ के बारे में, जो कि हमारे उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसमें ये रामायण से भी संबंधित है। तो गोपाल भारद्वाज जी, आप बताएं बंदर पूंछ के बारे में। हाँ, निश्चित रूप से जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालय जो पर्वत है, हमारा हिमालय हमारे देश का बहुत ही पवित्र स्थान है। हिमालय में ही सारे हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे वेदों की रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है और हजारों वर्षों लाखों वर्षों से जो तपस्या करते रहे और जिन्होंने फिर हमारे ग्रंथों की रचना की है और कई तरह का ज्ञान प्राप्त किया। तो हिमालय तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक रहस्यमय स्थान रहा है हमेशा से। आज भी एक तरह से हमारे को जितनी उसके बारे में जानकारी है, इतनी लिमिटेड जानकारी है, क्योंकि हिमालय बहुत विशाल है। आप जानते हैं, कश्मीर से लेके फिर आपके पाकिस्तान से लेके और पूरा हिमाचल और कश्मीर और फिर पूरा हमारा उत्तराखंड, उसके बाद फिर ये नेपाल चला गया, नेपाल से फिर ये भूटान, सिक्किम। और हिमालय तो बहुत लंबी, लगभग काफ़ी लंबी 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेकिन मैं, जैसे आपने अभी इसके बारे में बंदर पूंछ के बारे में पूछा, तो बंदर पूंछ, आप जैसे कहते हैं कि बंदर पूंछ इसको क्यों कहा जाता है, ये हिमालय पर्वत की जो मध्य हिमालय या उत्तराखंड से जो हमारे दिखता है, या मसूरी से हम जो देखते हैं हिमालय, उसकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पीक है, उसका नाम है ये। और ये हमको यहाँ से, जैसे मसूरी से इसकी एक पीक नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली ये 4 पीक हैं। 4 पीक के को कंबाइंड उसकी अलग अलग हाइट्स है, कोई 23,000 फीट पे, कोई 22,500 फीट पे, और उनके बीच में एक लेक है। एक जैसे ग्लेशियर पिघल के आते हैं तो बीच में एक सेंटर में एक बहुत मिस्टीरियस टाइप की लेक है। और जैसे मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो गोरखों के हराने के बाद जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे, जब ये हमारा उत्तराखंड का और कुमाऊं उनके अंडर में आ गया था, जो फिर जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया था यहाँ पे आफ्टर द गुरखा वॉर, जो गुरखा हुई थी देहरादून में 1814 में, तो उसके बाद ये सारा एरिया गोरखों से अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में ले लिया था और उनका साम्राज्य हो गया। तो उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ आया करते थे। और 1815 में वो जेवी फ्रेजर, ये 4 भाई थे, एक जेवी फ्रेजर था, जेम्स बेली फ्रेजर, एक और था, वो पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट हुआ था कुमाऊं का। पॉलिटिकल एजेंट जैसे एक तरह से कमिश्नर होता था उस समय, ये पोस्ट थी। देहरादून में भी पॉलिटिकल एजेंट होते थे जी। और जैसे कैप्टन यंग जिसका नाम कहते हैं, वो बाद में सुपरिटेंडेंट हो गया था, लेकिन पहले पॉलिटिकल एजेंट एक पोस्ट थी। इन्हीं का ये भाई था जेम्स बेली फ्रेजर। तो ये, इनको एडवेंचर का बहुत शौक था और इनको ये नई इन्होंने एरिया ऑक्यूपाइड करा था। तो ये जानना चाहते थे कि ये गंगा जी कहाँ से आती है, यमुना जी कहाँ से आती है, हिमालय कितना विस्तृत है। और मेन इनका मकसद ये भी था कि हमें टेरिटोरियल, जो हमारा एरिया हमने जो ऑक्यूपाइड किया है, इसकी लिमिट कहाँ तक है, तिब्बत बॉर्डर कहाँ तक है। मतलब उस समय नक्शे भी नहीं थे, उस समय मानचित्र बन रहे थे, अंडर प्रोसेस थे, वो लोग भी चलते थे उनके साथ। तो ये लोग, जो जेवी फ्रेजर जिसका मैं नाम ला रहा हूँ, इसने मेमोयर लिखने, अपनी किताब लिखी, ट्रैवल राइटिंग की है, उसका नाम है हिमालयन माउंटेन। 1820 में वो पब्लिश हुई थी लंदन में। और काफ़ी उसमें डिटेल है इस एरिया की, काफ़ी, हिमाचल की भी, जो क्योंकि हिमाचल भी सिरमौर का इलाका जो था वो अंग्रेजों ने अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया था। तो उसने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की, जैसे आज आप विकास नगर कहते हैं ना, चौड़पुर, ये कालसी का इलाका। तो उसके साथ कम से कम 30-40 आदमियों का एक वो कारवां चलता था, मतलब जो उसमें हेल्पर होते थे, कुछ पोर्टर होते थे, कोई म्यूल्स वाले, जो कुछ खानसामा होते थे जो उनका खाना बनाते थे, और कुछ उनके सब सिपाही भी साथ चलते थे सिक्योरिटी की वजह से। तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो वो जब यहाँ से गया, हिमालय इधर से होता हुआ आपके ये जो चौहड़ माउंटेन है और केदारकांठा के बगल से, और उसके बाद फिर वो ये लाखा मंडल वगैरह होते हुए जब ये बंदरपूंछ के पास पहुंचा, तो वहाँ उसको क्यूरोसिटी हुई, उत्सुकता हुई कि इसको बंदरपूंछ क्यों कहा जाता है। क्योंकि स्थानीय लोगों से, जब उसने वहाँ के स्थानीय लोग, जमींदारों से पूछा, या जो उसके साथ कुछ लोग महाराजा टीरी के चल रहे थे, उनसे पूछा कि इसका नाम, तब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये इसका संबंध रामायण काल से है। और यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि जब रामचंद्र जी का और रावण का लंका में युद्ध हो रहा था, तो
जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी थे उनको बेहोश हो गया था, अचेत हो गए थे, क्योंकि उनको रावण के बड़े बेटे मेघनाथ ने शक्ति लगा दी थी जो उसने बड़ी तपस्या करके प्राप्त की थी, तो वो अचेत हो गए थे। तब उनके जो वैद्य थे, उस समय वैद्य थे, उन्होंने उनको बताया कि हिमालय में ये जड़ी बूटियां पाई जाती है, अगर वो आप होने से पहले अगर आप ले आए तो हम इनको दोबारा जीवित कर सकते हैं। तो फिर आप जानते हैं, जैसे कहते हैं रामचंद्र जी के असली जो सेवक तो हनुमान जी है, तो उनको ये कहा गया, तो उनको जब वो यहाँ आए तो आपको पता है द्रोण पर्वत जो है हमारे उधर उत्तराखंड में ही है, बद्रीनाथ से आगे नंदा देवी के पास, तो द्रोण पर्वत, वो वहां से वो पर्वत के वो ले गए। जब उनको पहचान नहीं थी कि कौन सी वो है, तो पूरा पर्वत का श्रृंखला ले गए। लेकिन कहते हैं कि वो कुछ यहाँ पे बंदरपूंछ भी वो आए थे, तो वहां भी कुछ जड़ी बूटियां थी, वहां से भी वो कुछ जड़ी बूटियां ले गए बंदरपूंछ से भी। तो हनुमान जी पहले भी वहां आ चुके थे उस समय, उसी समय। और कुछ कई मैंने उसमें पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में, उनके वनों में भी कुछ उसकी जड़ी बूटियां होती थी, वो सब संग्रह करके वो उपचार किया गया लक्ष्मण जी का वहां पे, वो ठीक हो गए। तो जब उसके बाद में फिर आपको पता है कि हनुमान जी ने पूरे लंका को जला दिया था अपनी पूंछ से, तो उसको जब पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए जब वो समुद्र के किनारे गए, तो समुद्र देवता ने उनसे प्रार्थना करी कि आप हमारे मेरे इसमें तो जीव जंतु रहते हैं हजारों लाखों, वो उनके अकाल मृत्यु क्यों हो, उनका क्या दोष है, आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं रहता। तो उन्होंने कहा आप बंदरपूंछ हिमालय में जाइए, वहाँ ऐसी कई लेक्स हैं, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ पे अपनी अग्नि शांत करो। तब वो हिमालय में आए थे, और उस लेक में, उसके लेक के किनारे वो ये अंग्रेजों ने सब वृत्तांत लिखा हुआ है, जो तत्कालीन वहाँ के उन लोग स्थानीय लोगों ने उनको समझाया होगा, और वो जो तत्कालीन वहाँ के निवासी थे उन्होंने अपने शास्त्रों में पढ़ा था, और जो हमारे देश के गंगोत्री जमुनोत्री यात्री जाते थे उनसे सुना था, तो उनको ये बात पता थी। रामायण में भी ये विस्तृत है कि हिमालय से ही ले गया, तो हिमालय में पर्टिकुलर द्रोण पर्वत तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उसमें हनुमान चालीसा में भी लिखा है, लेकिन बंदरपूंछ का नाम उस समय हो सकता है कालिंदी पर्वत हो या कोई और पर्वत हो। और उसी समय एक भरत कुंड भी है एक वहां पे, जो भरत भी रामचंद्र जी के भाई थे, तो वो भी है। और तो ये इसलिए उसको कहा जाता है बंदरपूंछ, जो मैंने कहा ना, हनुमान जी वहां पे आए थे और वहां से वो जड़ी बूटी भी ले गए और फिर वहां पे अपनी पूंछ की शांत करी। उसके बाद फिर उन्होंने और कहा कि इस एरिया की और कुछ विशेषता है, तो उन्होंने कहा एक यहाँ पे बंदर आता है फागुन के महीने में, हरिद्वार साइड से, पूरे प्लेन से, भारत के प्लेन से आता है, और वो यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है, बंदरपूंछ की 4 चोटियां, उसमें सबसे ऊंची चोटी पे रहता है, और वो कुछ तरह का प्रायश्चित करता है, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उसका काया चली जाती है, बाल चले जाते हैं, उसके स्केलेटन एक तरह से वो पिंजर सा बन जाता है, और उसकी जगह दूसरे साल फिर दूसरा बंदर जगह लेता है, और हर साल ये सिलसिला हजारों साल से चला आ रहा है। ये बहुत कम मेंशन है। और आप जानते हो कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज इतनी जल्दी ऐसी वो माइथोलॉजी कहते हैं हमारी इसको, कि ये तो माइथोलॉजी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको मेंशन किया है, वो कन्विंस हुए होंगे, और उन्होंने से अपने मेमोयर में, अपनी बुक्स में, जो उनके ट्रेवल मेमोयर है, उसमें जो यात्रा वृत्तांत है, उसमें अच्छी तरह उन्होंने मेंशन किया है। और भी कई जगहों के और कई भी विशेषताएं हैं। और हिमालय के बारे में तो आप जानते हैं, हजारों साल से लिखा हुआ है कि बाय लुकिंग टू द हिमालय साइड, हिमालय को देखने से ही आपके हजारों वर्ष के जो पाप है वो कट जाते हैं। नगाधिराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय, हिमालय इतना विस्तृत है। और हमारे तो सारे आर्य जब आए थे, तो आर्यों ने सारा जो जितना भी हमारा सनातन धर्म है, उसकी जो सारी रचना यहीं पे हुई है। और वैसे अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, तो आपको पता है गंगा जी यहाँ से निकलती है, यमुना जी यहाँ से निकलती है, जो पूरे भारत को अन्न प्रदान करती है, वाटर फीडर है एक तरह से। उन्हीं के वजह से सारे ये जो हमारे मैदान बने हैं, चाहे ये उत्तर भारत के, जब पंजाब का, हरियाणा का हो, या चाहे वो सतलुज नदी हो, चाहे वही सब हिमालय से आई है ना। वो मेन तो गंगा का मैदान है, और पूरी बंगाल तक ये नदी गई है, तो हमारे देश में तो। और उसके अलावा रामचंद्र जी से रिलेटेड और भी यहाँ जगह है, जैसे कुमाऊं में सीता बनी है, वहाँ भी रामचंद्र जी जो सीता जी रहे हैं, और भी आए होंगे, जैसे मैं भरत कुंड कहा है। रामायण से भी मतलब है हिमालय का, और महाभारत से भी है। महाभारत में वहीं पे इसी बंदरपूंछ के, इसने अपने उसमें लिखा है, जेवी फ्रेजर ने, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा है, उसका नाम है भीम गुफा, भीम के उडार। लोगों ने बताया, तो वो खुद भी वहीं रुके थे जब वो जा रहे थे। अच्छा। और कई विचित्र उनको एक्सपीरियंस हुए, उनको अनुभव हुए। उन्होंने पूछते थे कि ऐसी कैसी खुशबू आ रही है यहाँ पे, और कई तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं,
और कई में जहरीले थे, और कईयों का इलाज भी होता है, मतलब कोई किसी को उनको जैसे बेहोश हो गए तो कोई जड़ी बूटी सुंघाने से वो होश में आ जाते हैं। और उसने अंग्रेज ने खुद लिखा कि हमको भी ये थकान हो रही, तो हमने वो उनका इस्तेमाल किया। और फिर मैंने भी कई बार सुना है, जैसे डोडी ताल है, डोडी ताल ये बंदरपूछ के नीचे एक बहुत बड़ी लेक है, वहाँ तो आप भी जा सकते हैं, वो भी एक झील है बहुत बड़ी, उसके चारों तरफ है, वहाँ कई कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि अगर उनको खाते हैं तो 6-6 महीने 1-1 साल तक भूख नहीं लगती, और वो उसी में रहते हैं। वही ऋषि मुनि खा के इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर गए, और हमारे मीमांसाएं हुई हैं जो बड़ी पुराणों की, और जो हमारे उपनिषद लिखे गए, वेद पुराण लिखे गए हैं, कालिदास जी भी आए यहाँ पे। तो उत्तराखंड तो अपने आप में, तभी तो इसको देवभूमि कहा जाता है। जी। तो जैसे कि अंकल बंदरपूछ हम जानते हैं कि बहुत से लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, और स्नो के बारे में बताइए, और जो हमारे ट्रैकर्स हैं उनके लिए भी बताइए कि उनको कब जाना चाहिए, वो अच्छा टाइम कब है वहाँ पर? निश्चित रूप से हिमालय तो मैंने जैसे बताया ना, एडवेंचर से भी भरा हुआ है, बहुत हजारों विदेशी भी आ रहे हैं, और 200-300 साल का तो जैसे यही दिखावा है, जैसे जेवी फ्रेजर का है ये पूरा, और लोगों के भी कई मेमोयर हैं, कई किताबें हैं, कई वो अंग्रेजों को बहुत शौक था। तो जैसे हिंदुस्तानी जो अब तो बहुत स्टूडेंट्स और नए लोग जाते हैं, तो बेस्ट महीना तो अगस्त और सितंबर होता है, जब ये समर का महीना चले जाए। वैसे आप मई और जून में भी जा सकते हैं, लेकिन इनमें ग्लेशियर पिघलते हैं, और इन दिनों काफ़ी रास्ते में ग्लेशियर आया रहता है, तो आपके रास्ते ब्लॉक होते हैं, लेकिन उन दिनों थोड़ी बर्फ़ काफ़ी गल जाती है, रास्ते निकल आते हैं ट्रैकिंग के लिए। बेस्ट समय तो वही है, और झीलें भर जाती हैं, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है उन दिनों। वो सबसे बेस्ट महीना 4 हफ्ते का 5 हफ्ते का टाइम मिलता है, वो विंडो होती है। बाकी तो आप खैर आजकल तो मॉडर्न वो गैजेट्स आ गए, एक से एक इक्विपमेंट आ गए, बहुत सपोर्टिंग वो आ गए, तो अब तो जाने को आप विंटर में भी चले जा सकते हैं। लेकिन पहले पर मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ किया होती थी, अब हर साल बर्फ़ कम होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जेवी फ्रेजर गए थे, उसके 2 साल बाद, ये तो 1815 में गए थे, उसके 2 साल बाद 1817 में जॉन हॉसन गए थे, जो जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हुए, उनसे पहले के सर्वेयर जनरल थे। वो लोग भी गंगा और यमुना का सोर्स देखने के लिए गए थे, उनके भी यही रूट थे। लेकिन वो यमुनोत्री जब गए थे, मई में गए थे, तो मई में उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है, बैरोमीटर लेके गए थे, उस समय बैरोमीटर कहते थे जो मौसम का देखता था। उसने लिखा कि आई फाउंड 60 फीट स्नो एट द श्राइन के बिल्कुल आगे, वो जो ब्लॉक पहाड़ था उसके सामने 60 फीट मई के महीने में बर्फ थी। और अब तो वहाँ 2 फीट भी नहीं होती मई के महीने में, बहुत हर साल कम। ये एक बहुत चिंता का विषय है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में इस टाइम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसने 200-225 साल पहले जो लिखा है, हर साल अब बर्फ कम होती जा रही है। और इधर भी बहुत बर्फ पड़ती थी, हम अपने मसूरी का देख रहे हैं कि मसूरी में आम बात थी, और एवरेज मसूरी में 2 फीट या 2.5 फीट बर्फ पड़ती थी, और 3-4 स्पेल में पड़ती थी। कई बार दिसंबर में भी पड़ती थी, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, और 2nd वीक ऑफ मार्च तक। वैसे रिकॉर्ड तो मसूरी में मई तक का है। और मिनिमम आपको मैं बताऊं, मसूरी में मिनिमम बर्फ, जिसने एक ब्रिटिशर्स यहाँ एक टीचर रहा करता था, उसने अपने मेमोयर अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पे मिनिमम 6 फीट और मैक्सिमम 16 फीट बर्फ पड़ती थी। अच्छा। ही वॉज हेयर इन 1828 to 1849। तो उसने अपने जो लेटर्स अपनी सिस्टर को इंग्लैंड में लिखता था, उसमें उसने मेंशन किया है। और ये जो आज तो मसूरी में बहुत पक्के कंस्ट्रक्शन हो गए हैं ना, पहले थैच्ड होते थे घास फूक के, और उसके ऊपर पत्थर वत्थर रखते थे, ज्यादातर हर साल दोबारा फिर बनाना पड़ता था। मतलब लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया। लेकिन हमें फिर भी प्रकृति का हमारे को मान करना चाहिए। प्रकृति फिर अपना विविध रूप दिखाती है, क्या वो ग्लेशियर पिघल के आया, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई। तो बाकी ट्रैकर आए, और हिमालय हजारों साल तक रहस्य बना रहेगा। और हर तरह से हिमालय एक, पहले तो वॉल भी थी हमारी, जो हमारे दुश्मन थे ये चाइना वाइना, उनकी एक नेचुरल वॉल थी, लेकिन आज के उससे तो वो नहीं रही है, उसकी महानता। लेकिन हिमालय अपने आप में ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं। आप जानते हैं, पता नहीं यति होते हैं, वो भी हिमालय में ही होते हैं, तो उनकी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी उनकी बहुत ज्यादा है। वो भी माउंटेनियर्स को दिखे हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, उनको भी कई बार दिखे हैं, नेपाल में कहीं दिखे हैं, अन्नपूर्णा और ये जो है धौलागिरी वगैरह, और ये माछा पूछरी, इनके तलहटी में आज भी 25-26 हजार फीट पे रहते हैं ये लोग। तो आए और देखें, और उसका धार्मिक स्वरूप भी हमारे यहाँ हिमालय का। और वैसे अब प्रकृति का, जो लोग प्रकृति को, जो इसको हमारी उसको नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन वो प्रकृति से प्यार करते हैं, उनके लिए भी दे आर ऑल्सो वेलकम। तो ये थी हमारी जानकारी बंदरपूछ के बारे में मिस्टर गोपाल भारद्वाज द्वारा। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।